नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, समुच्चय की। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जहाँ पे कल हमने समुच्चय के डेफिनेशंस को कंप्लीट किया। साथ के साथ समुच्चय को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं या उसका कितने टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर जितने टाइप से रिप्रेजेंटेशन होता है तो उनके आधार पर हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं, जिनमें हमें क्या करना है, एक समुच्चय दिया गया है जिसको हमें दूसरे रूप में चेंज करना है। फिर ऐसे ही इन्हीं एग्जाम्पल्स में समुच्चय दूसरे रूप में दिया गया है, उसको पहले रूप में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको समुच्चय को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखिए कल हमने दो रूप पढ़े थे समुच्चय निरूपण के। एक तो हमारा था सारणीबद्ध रूप, दूसरा था हमारा नियम रूप। ठीक है, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप था और दूसरा था नियम रूप। सारणीबद्ध रूप में हमने क्या किया था, सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के अवयवों को हमने एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा था और उनके मध्य किसका चिन्ह था, कोमा था। जबकि नियम रूप के अंदर आप क्या करते हैं, नियम के रूप के अंदर आप एक विशिष्ट नियम का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। विशिष्ट या पर्टिकुलर नियम का एक उल्लेख करते हैं, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, जिसके द्वारा आप समुच्चय के सभी अवयवों को उस नियम के कथन के अंदर निहित करते हो। कहने का मतलब है आप जो नियम बनाओगे उस नियम के द्वारा आप समुच्चय के सभी अवयवों को ज्ञात कर सकते हो, या समुच्चय के सभी अवयवों को उस समुच्चय के सभी अवयवों का निर्माण उस नियम के द्वारा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में समुच्चय दिया गया होगा, उसको आपको नियम रूप में चेंज करना है। और इसी प्रकार नियम रूप में आपको समुच्चय दिया गया है तो आपको सारणीबद्ध रूप में क्या करना है, समुच्चय फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों से रिलेटेड आपको दो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का और एग्जांपल नंबर सेकंड। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट क्या है, x। एक सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, x। और वो एलिमेंट किस प्रकार के हैं कि वो x क्या है, एक धन पूर्णांक है और साथ के साथ उसका वर्ग किससे छोटा है, उसका वर्ग 40 से छोटा है। कहने का मतलब है समुच्चय A के अंदर सिर्फ वे धन पूर्णांक है, समुच्चय A के अंदर जो अवयव है ना, वे धन पूर्णांक है जिनका वर्ग किससे छोटा है, 40 से छोटा है। ठीक है, जिनका वर्ग किससे छोटा है, 40 से छोटा है। एक बात आप चेक कर देखो, यहाँ पे आपको एक समुच्चय दिया गया है, वो किस रूप में दिया गया, आप सबसे पहले तो ये पहचानिए कि ये समुच्चय आपको किस रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक नियम का उल्लेख हो रहा है। यहाँ पे अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा, कोमा के चिन्ह के द्वारा पृथक करके नहीं लिखा। अब की बार आपको समुच्चय दिया गया है, उसके अंदर आपको नियम दिया गया है और इस नियम की सहायता से आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस नियम की सहायता से समुच्चय ए फाइंड आउट करना है। लेकिन किस रूप के अंदर, आपको रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप के अंदर समुच्चय ए फाइंड आउट करना है। तो देखो समुच्चय ए के अवयवों का निर्माण किसके द्वारा होगा, समुच्चय ए के अवयवों का निर्माण इस नियम के द्वारा होगा। जो कि नियम क्या है, नियम ये है कि समुच्चय ए के अवयव x है और x किस प्रकार के धन पूर्णांक है, x वे धन पूर्णांक है जिनका वर्ग किससे छोटा है, 40 से छोटा है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से धन पूर्णांक है जिनका वर्ग 40 से छोटा है। तो देखो सबसे पहले बात आती है आपका 0। ठीक है, आपकी सबसे पहली बात क्या आती है, 0 आती है कि 0 एक ऐसा धन पूर्णांक है कि जो जिसका वर्ग किससे छोटा है, जिसका वर्ग छोटा है 40 से। ठीक है, 0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये किससे छोटा होता है, 40 से। फिर आप एक और धन पूर्णांक देखिए, कौन सा धन पूर्णांक है सर, एक और धन पूर्णांक है 1। तो 1 का वर्ग क्या हो रहा है, 1, और ये किससे छोटा है, 40 से। ठीक है, इसी प्रकार आप धन पूर्णांक फाइंड आउट करते जाइए और तब तक फाइंड आउट करिए जब तक कि इनका वर्ग किससे छोटा ना आ जाए, 40 से छोटा ना आ जाए। जब 40 से ज्यादा हो जाएगा इनका वर्ग तो आप ये प्रोसेस क्या कर दोगे, रोक दोगे, इस प्रक्रिया को बंद कर दोगे। अब आगे देखो 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4, जहाँ पे ये 4 किससे छोटा होता है, 40 से। ठीक है, इसी प्रकार बराबर इस प्रकार 3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9, 9 किससे छोटा होगा, 40 से। इसी प्रकार 4 स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर 16, 16 किससे छोटा होगा, 40 से। इसी प्रकार अगला धन पूर्णांक कौन सा होगा, अगला धन पूर्णांक 5 होगा जिसका वर्ग क्या होगा, 25, और 25 किससे छोटा होगा, वो 25 छोटा होगा 40 से। ठीक है, वो 25 किससे छोटा होगा,
25 छोटा होगा 40 से। इसी प्रकार अगला धन पूर्णांक कौन सा है? 6। ठीक है, 6 का वर्ग क्या हो गया? 36, और 36 किससे छोटा होगा? 36 छोटा होगा आपका 40 से। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं जीरो की, तो हमेशा आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये कैसे दे दिया, या कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये बताया कि सर ये सही है बिल्कुल, कुछ कहते हैं ये गलत है। जब मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि हमेशा धन पूर्णांक के अंदर आप जब भी धन पूर्णांक लेते हो तो धन पूर्णांक में हमेशा कभी जीरो शामिल नहीं करते, सिर्फ जीरो को छोड़ के जितनी भी धनात्मक संख्या है उनको कंटेंट करेंगे। इसी प्रकार ऋण पूर्णांक के अंदर आप सारे ऋणात्मक संख्या लेंगे, लेकिन 1 को सॉरी 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमेशा धन पूर्णांक में का समुच्चय होता है, उसकी संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है? धन पूर्णांकों के समुच्चय में संख्याएं प्रारंभ होती है 1 से लेकर 1 से प्रारंभ होती है, कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी तक। उसी प्रकार ऋण पूर्णांकों के समुच्चय में हमेशा संख्या माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके कंप्लीट होती है? -1 पर कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर ये जीरो ऐड नहीं होगा। ठीक है भाई, इसके अंदर ये जीरो ऐड नहीं होगा। तो देखो कौन कौन से धन पूर्णांक मिल गए आपको? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप 7 लेते हो तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और 49 40 से छोटा नहीं होता, 49 क्या होता है? 40 से बड़ा होता है। तो आपको कौन कौन से अवयव मिल गए? समुच्चय ए के अवयव मिल गए 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, समुच्चय के अवयव कौन कौन से मिल गए? 1 से लेकर 6 तक। मतलब आप क्या कह सकते हो आंसर में? आंसर में ये कह सकते हो, अतः समुच्चय ए का सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप निम्न होगा। ठीक है, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप निम्न होगा, जहां पर समुच्चय ए को आप समुच्चय को किस प्रकार से लिखोगे कि ए बराबर मंझले कोष्ठक में कौन कौन से अवयव होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव होंगे? 1 से लेकर 6 तक के सभी धन पूर्णांक होंगे। फिर इनका वर्ग क्या है? इनका वर्ग 40 से छोटा है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ। इस एग्जाम्पल में आपको समुच्चय दिया गया नियम रूप में, आपने किस रूप में बनाया? इसको सारणीबद्ध रूप में। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में आपको समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया आपको सारणीबद्ध रूप में, और आपको किस में लिखना है? इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसमें भी देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में देखिए आप एलिमेंट की बात करते हैं, तो समुच्चय ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 4 9 6 25। ठीक है, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है अगर इनकी बात करते हैं तो इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना? इन संख्याओं का निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालो, क्या आ रहा है? 1 का वर्गमूल +-1। ठीक है, 4 का वर्गमूल +-2, 9 का वर्गमूल +-3। ठीक है, और इसी प्रकार क्या नाम से 16 का वर्गमूल +-4, 25 का वर्गमूल +-5, 36 का वर्गमूल +-6। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो भी अवयव है, ये अवयव किसी न किसी पूर्णांक के क्या है? स्क्वायर है, किसी न किसी पूर्णांक के स्क्वायर। या फिर आप ऐसे कहो 4 किसका स्क्वायर है? 4 स्क्वायर है +-2 का। 9 किसका स्क्वायर है? +-3 का। और 16 किसका स्क्वायर है? +-4 का। तो इसी प्रकार ये जितने भी अवयव ये किसी न किसी पूर्णांक संख्या के क्या है? वर्ग है। तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं समुच्चय को? इस समुच्चय में अगर आप लिखते हो तो देखो नियम रूप में कैसे लिखना है? नियम रूप में लिखना है, अतः समुच्चय ए नियम रूप में निम्न होगा। समुच्चय ए नियम रूप में निम्न होगा। किस प्रकार होगा समुच्चय ए? देखो ये तो हो गया आपका समुच्चय ए। अब इसमें एलिमेंट क्या है? अब इसमें एलिमेंट है x। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट क्या है? x है। ठीक है, और किस प्रकार से कि ये जो x है, ये x क्या है? इसमें एलिमेंट सॉरी ये इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? इसमें एलिमेंट आपके x² टाइप के, जहां पे x क्या है? जहां पे x एक
अशून्य, एक अशून्य पूर्णांक है। जहां पे एक क्या है, x क्या है, एक अशून्य पूर्णांक है। कहने का मतलब है कि इस समुच्चय A के अंदर जो भी अवयव होंगे उनका रूप किस प्रकार का होगा, एक्स स्क्वायर प्रकार का होगा। साथ के साथ ये x क्या होगा, ये x एक अशून्य पूर्णांक होगा। ठीक है, ये x एक अशून्य पूर्णांक होगा और अशून्य पूर्णांक का मतलब है कि वो पूर्णांक जीरो नहीं होगा। वो पूर्णांक क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो पूर्णांक जीरो नहीं है तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पूर्णांकों के समुच्चय में से सिर्फ आपको क्या हटाना है, सिर्फ ओनली जीरो हटाना है। ये भी हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे, ये सब आपको धीमे धीमे पता चल जाएगा कि हमने किस प्रकार से लिखा है। कहने का मतलब है कि इसमें जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें जीरो शामिल नहीं है। और यहाँ पे ये जो x है, ये x कैसी संख्या है, ये x एक अशून्य पूर्णांक है। ये x क्या है, एक अशून्य पूर्णांक है। तो उसका नियम रूप ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 के अंदर दिया गया है समुच्चय समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अगेन आपको एक समुच्चय दिया गया है किस रूप में, सारणीबद्ध रूप में, और लिखना किसमें, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब अगेन आपको क्या करना है, समुच्चय ए के अवयवों पर फोकस करना है। समुच्चय ए के अवयवों पर अगर आप फोकस करते देखते हो, यहाँ पे एलिमेंट 1/2 है, इधर 2/3, इधर 3/4, इधर 4/5, इधर 5/6। कहने का मीनिंग है कि हर अंश की तुलना में कितना बड़ा है, एक अधिक है। हर अंश की तुलना में एक अधिक है। यहाँ पे हर एक है तो सॉरी, यहाँ पे अंश एक है तो हर कितना होगा, 2। यहाँ पे अंश 2 है तो हर कितना होगा, 3। इसी प्रकार यहाँ पे अंश 3 है तो हर कितना होगा, 4। मतलब हर अंश से एक अधिक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपको इस समुच्चय की संख्याओं का निर्माण करना है तो आप ऐसे करो, कोई प्राकृत संख्या लो। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे ये क्या है, प्राकृत संख्या है, ये भी क्या है प्राकृत, ये भी क्या है प्राकृत, ये भी क्या है प्राकृत, और ये भी प्राकृत संख्या है। मतलब अंश में जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। और हर में जो संख्याएं हैं उन प्राकृत संख्याओं में एक जोड़ने के पश्चात आ रही है। तो कहने का मतलब है कि इस समुच्चय में संख्याओं का रूप किस प्रकार का है, इस समुच्चय में संख्या का रूप है n/n+1 प्रकार का है। ठीक है, जहां पर प्रत्येक n स्मॉल n, जहां पर प्रत्येक स्मॉल n क्या है, जहां पर प्रत्येक स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है। जहां पर प्रत्येक स्मॉल n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अंश में कौन कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5, ये सभी संख्या क्या है, प्राकृत। हर में क्या है, अंश से एक अधिक, तो हर में भी क्या होगा, आप अंश को अगर n मानते हो तो हर को n+1 मान लो, आपको हर भी मिल जाएगा। हर भी क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस समुच्चय में संख्याएं होंगी n/n+1 टाइप की, जहां पर ईच n क्या होगा, जहां पे ईच स्मॉल n, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मीनिंग क्या होता है, इस बी का मीनिंग होता है प्रत्येक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ईच। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईच, और इसका अर्थ होता है प्रत्येक। जहां पर प्रत्येक स्मॉल n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इस समुच्चय का
समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? देखो इस समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में वे संख्याएं x होंगी जिनका रूप किस टाइप होगा? इस टाइप होगा जहां पर प्रत्येक n क्या होगा? जहां पर प्रत्येक n एक प्राकृत संख्या होगी। तो देखिए इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन देखिए। समुच्चय a बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, डॉट 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 का समुच्चय निर्माण रूप निम्न होगा। समुच्चय निर्माण रूप निम्न होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे इस समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप निम्न होगा। क्या होगा? a बराबर उन प्राकृत संख्याओं का उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों x का समुच्चय जहां पर x क्या है? n/n+1 के बराबर है। मतलब उन अवयवों x का समुच्चय जो कि n/n+1 के बराबर है तथा n क्या है? जहां पर स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है। जहां पर स्मॉल n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, क्या है? एक प्राकृत संख्या है। मतलब आपने यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे एक नियम दे दिया। इस नियम के अनुसार समुच्चय a के अवयव वे x है जिनका रूप n/n+1 टाइप का है और जहाँ पर ये स्मॉल n क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता हुआ, मतलब आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद है आपके समुच्चय का टाइप। ठीक है, उसके बाद है आपके समुच्चय के टाइप। देखो समुच्चय टाइप में देखिए आप कौन कौन से समुच्चय है। समुच्चय टाइप में देखिए आप समुच्चय के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट या फिर समुच्चय के प्रकार। आप देखिए समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो पहले समुच्चय के प्रकार की बात करते हैं तो समुच्चय के प्रकार में आपका सबसे पहला जो समुच्चय आता है वो आता है रिक्त समुच्चय। पर समुच्चय बहुत टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो समुच्चय को टाइप लिखे हैं उन समुच्चय के टाइप का या फिर जो समुच्चय हम आपको बताएंगे कि समुच्चय को जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? वो वर्गीकरण उनके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर किया गया है। कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर हम जो समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे ना, जो भी प्रकार पढ़ेंगे समुच्चय के, उनका वर्गीकरण का आधार क्या है? उनके वर्गीकरण का आधार अवयवों की संख्या है कि इसमें समुच्चय में अवयव कितने उपस्थित है। ठीक है, अवयवों की संख्या के आधार पर यहाँ पर आपको क्या किया गया है? यहाँ पर कुछ समुच्चय बताए गए हैं जिनमें आपका फर्स्ट समुच्चय आता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, जिनमें आपका फर्स्ट जो सेट आता है वो आता है रिक्त समुच्चय। अब देखिए रिक्त समुच्चय होता क्या है? सबसे पहला जो सेट आता है वो आता है आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिक्त समुच्चय को? एम्प्टी या नल या वॉइड सेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, और ये कौन सा समुच्चय है? आपका सबसे पहला समुच्चय आता है रिक्त समुच्चय। अब देखिए आपने एक समुच्चय लिया। ठीक है, आपने एक समुच्चय लिया ए। ठीक है, अब इस समुच्चय के अंदर मान के चलिए एक भी अवयव नहीं है। आपने ये समुच्चय लिया ए। ठीक है, इस समुच्चय ए के अंदर एक भी अवयव नहीं है।
एक भी अवयव नहीं है, मतलब अवयवों की संख्या कितनी है टोटल? अवयवों की संख्या है 0। ठीक है, अवयवों की संख्या कितनी है? 0। भाई जब एक भी अवयव नहीं है अगर समुच्चय के अंदर, तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 0। अवयवों की संख्या 0 होगी तो मतलब आप क्या कह सकते हो? ये समुच्चय कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ये समुच्चय कैसा होगा? रिक्त समुच्चय। तो ध्यान रखना, कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, या फिर यदि किसी समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित ना हो तो वो समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय। और हमेशा रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? हमेशा रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है। आप देखो, अवयवों की संख्या 0 होती है, लेकिन व्यक्त किससे करते हैं इसको? इस रिक्त समुच्चय को व्यक्त किससे करते हैं? तो हमेशा व्यक्त करने के लिए हमेशा हम इस सिंबल या इस संकेत फाई का प्रयोग करते हैं, या फिर इस संकेत का प्रयोग करते हैं। जब भी नल सेट को आपको डिफाइन करना है या व्यक्त करना है तो हमेशा आपको यार ये 2 सिंबल लेने काम में, ये 2 सिंबल आप काम में लेने होंगे, या तो फाई काम में लीजिए या फिर आप ये सिंबल काम में लीजिए। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो कौन सा कहलाता है? वो हमेशा रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रिक्त समुच्चय की, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो कौन सा कहलाता है? जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, कौन सा समुच्चय कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। अब आगे देखो, इसे फाई या इस संकेत के द्वारा, इसे फाई या इस संकेत के द्वारा व्यक्त करता है। इसको किसके द्वारा व्यक्त करता है? फाई या फिर इस संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो, कोई भी सेट अगर रिक्त समुच्चय था आप उसको किस प्रकार से लिखोगे? जैसे मान लो समुच्चय ए है, वो रिक्त समुच्चय था, आप उसको लिखोगे ए बराबर फाई या दिस। ठीक है, आप उसको लिखोगे ए बराबर फाई या दिस। अब देखिए, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका एग्जांपल भी होंगे। अगर आपको समुच्चय दिया ही गया है तो आपको कोई ना कोई एग्जांपल तो होगी। तो आप देखो एग्जांपल ले लो इसका। एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, मान के चलिए आपके समुच्चय ए के अंदर, ठीक है, मान के चलिए आपके समुच्चय ए के अंदर क्या है? आपके समुच्चय ए के अंदर रेखाएं हैं। ठीक है, समुच्चय ए के अंदर क्या है? रेखाएं हैं। ठीक है, और इस समुच्चय के अंदर रेखाएं हैं, जैसे मान लिया आपने L1, L2, L3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपके समुच्चय के अंदर क्या है? रेखाएं हैं, और आपने मान ली वो कौन कौन सी L1, L2 और L3। ठीक है, या कुछ भी मान लो, आप 2 रेखा भी मान सकते हो कि माना इस समुच्चय के अंदर क्या है? इस समुच्चय के अंदर कोई 2 रेखाएं L1 और L2 है। अब देखो, आपको 2 रेखा आपने L1 और L2 ले ली, आपको उन 2 रेखाओं का आपने क्या मान लिया? माना कि वो दोनों की दोनों रेखाएं क्या हैं? दोनों की दोनों रेखाएं समांतर है। कहने का मतलब है आपने 2 रेखा ली L1 और L2, और दोनों की दोनों रेखाएं क्या है? दोनों की दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है भाई, दोनों की दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो इन समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा? देखिए, इन समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा? बताइए। देखो, आपको इनके 2 समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का समुच्चय बनाना है। आपको जो सेट बनाना है ए, उस सेट का निर्माण किसके द्वारा होगा? उस सेट का निर्माण होगा कि उन बिंदुओं का समुच्चय, उन बिंदुओं का समुच्चय या उन बिंदुओं का, उन प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय
जो कि क्या हो, या फिर आप ऐसे लिख दो कि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। अब आप देखो, आप तो ये जानते होंगे, आपको तो ये तो पता ही है कि कभी भी दो समांतर रेखा प्रतिच्छेदन नहीं करती ना, कभी प्रतिच्छेदन नहीं करती, तो इनके समुच्चय में कितने अवयव होंगे? इनके समुच्चय में टोटल अवयव होंगे 0। ठीक है, इनके समुच्चय में टोटल अवयव कितने होंगे? 0। मतलब उस समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं है, कोई अवयव नहीं है, तो दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय कैसा होगा? इसका समुच्चय होता है। ठीक है भाई, इसका समुच्चय क्या होगा? इसका समुच्चय होगा। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, एग्जांपल हो गया दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, ये आपके इस सेट का क्या हो गया? एक एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिंगलेटन सेट या फिर एकल समुच्चय। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन आती है फिक्स समुच्चय के बाद, उसके बाद आती है एकल समुच्चय या फिर सिंगलेटन सेट। ठीक है, सेकंड कौन सी आती है? सिंगलेटन सेट। अब देखो, आपने जो ये वर्गीकरण किया समुच्चय का, ये आपने किसके आधार पर किया? ये आपने किया था समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार से। अब तक तो आप समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी थी? 0 थी। तो आपने कौन सा समुच्चय मान लिया इसको? एक समुच्चय। अब की बार आप मान लीजिए कि समुच्चय में केवल कितने अवयव हैं? मान चलिए एक अवयव है। समुच्चय में कितने अवयव? टोटल एक अवयव है। एक अवयव है तो समुच्चय में एक अवयव, तो समुच्चय को क्या बोलेंगे हम? तो हमने उस समुच्चय को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय या फिर सिंगलेटन सेट या फिर सिंगल सेट। ठीक है, ये आपने क्या नाम दिया कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसको आपने क्या नाम दे दिया? एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट या फिर सिंगल सेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एकल समुच्चय की? एकल समुच्चय की डेफिनेशन हो जाएगी कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, कौन सा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम आपको कल कराएंगे। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 या पार्ट सेकंड, वो यहीं पर कंप्लीट होता हुआ। अब जो इसके बाद हो जाएंगे टाइप्स के बाद हम आपको कुछ और भी सिखाएंगे समुच्चय के बारे में, लेकिन आपको बेसिकली अच्छा करना है। आपको एक बार इन कॉन्सेप्ट को समझ ले, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी टॉपिक है वो आपको इजी लग सके। धन्यवाद।